अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान इल्मी और आज का हमारा टॉपिक है एड्जॉर्प्शन टेक्निक्स। आज के इस लेक्चर में हम एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं या टेक्निक्स हैं, और इसी तरह से जो टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एड्जॉर्प्शन जो है ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं। और इसी तरह से एड्जॉर्प्शन टेक्निक्स आइसोटर्म्स जो कि डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं बेसिकली, और वो हमें एड्जॉर्प्शन प्रोसेसेस के बारे में बताते हैं। जो और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं जो कि जिनको हम लोग आइसोटर्म्स कहते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीन तरह के आइसोटर्म्स होते हैं जो कि हम लोग वन बाय वन इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन टेक्निक्स हैं इन फार्मेसी, केमिस्ट्री एंड अदर फील्ड्स, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि एड्जॉर्प्शन किस तरह से या कौन कौन से पॉइंट्स पे हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि एड्जॉर्प्शन और जो डिसॉर्प्शन है इन दोनों में क्या फ़र्क है। एड्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस पे आके अटैच होना, इस प्रोसेस को हम लोग एड्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कोई भी सब्सटेंस जब सरफेस के पे आके अटैच होगा, इस प्रोसेस को हम लोग एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और कोई भी सब्सटेंस जब सरफेस से अलग होगा, इस प्रोसेस को हम लोग डिसॉर्प्शन कहते हैं। एक एड्जॉर्प्शन है कि सरफेस पे आके अटैच हो जाना, और एक डिसऑर्प्शन है कि सरफेस से अलग हो जाना। इस प्रोसेस को हम लोग डिसऑर्प्शन कहते हैं बेसिकली। फिर हमारे पास एक और पॉइंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो एब्जॉर्प्शन है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एब्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है कि सरफेस पे मॉलिक्यूल अटैच हो जाना, इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो कि ज़्यादातर सॉलिड्स जो है वो सरफेस पे आके अटैच होते हैं, जबकि लिक्विड्स जिस तरह के पानी जो है वो सब्सटेंस के अंदर चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जिस तरह स्पंज जो है उसके अंदर पानी जो है वो अंदर चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो कि बल्क फिनोमेना है। और जो सरफेस फिनोमेना होता है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के हम लोग ज़्यादा बेहतर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या ये अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है किसी भी सरफेस पे या किसी भी इंटरफेस पे। इंटरफेस मींस वो सरफेस जो किसी भी दो फेजेस के दरमियान हो, दो लिक्विड्स के, दो सॉलिड्स के या दो डिफरेंट फेजेस के दरमियान अगर हो, उस सरफेस को हम लोग इंटरफेस कहते हैं जो दो बाउंड्रीज या दो फेजेस के दरमियान हो। तो उस इंटरफेस पे या सरफेस पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि एड्जॉर्ब हुआ है, जो कि वहाँ पर आया होगा उसके सरफेस पे, उसको हम लोग एड्जॉर्प्शन टेक्निक कहते हैं। और इसको बेसिकली इसमें जो सब्सटेंस होता है वो सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये सरफेस फिनोमेना होते हैं। जो सरफेस पे सब्सटेंस जो है वो उसके एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको सरफेस फिनोमेना भी कहते हैं। जबकि इसका उलट जो होता है उसमें एक ये था कि डिजॉर्प्शन था कि सरफेस से अलग हो जाना, इसमें सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाना या सरफेस पे आके चिपक जाना। जबकि डिसऑर्प्शन जो है वो सरफेस से अलग हो जाना। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं। एक वो सब्सटेंस जो सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग एड्जॉर्बेट कहते हैं, और जिस सरफेस पे वो एड्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग एड्जॉर्बेंट कहते हैं। एड्जॉर्बेट मींस वो सब्सटेंस जो किसी भी सरफेस पे आके अटैच हो रहा है उसको हम लोग एड्जॉर्बेट कहते हैं, और जिस सरफेस पे वो अटैच हो रहा है उसको हम लोग एड्जॉर्बेंट कहते हैं बेसिकली उस सरफेस को। जिस तरह के एड्जॉर्बेट जो है वो उसमें गैसेस भी हो सकते हैं कि गैस आके सरफेस पे अटैच हो जाए। कोई कोई ना कोई कलर या डाइस भी हो सकते हैं, वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं जो सरफेस पे अटैच, जिस तरह गिलास जो है, गिलास के सरफेस पे वाटर वेपर जो है वो आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं, वो बेसिकली एड्जॉर्बेट है। जो गिलास है वो एड्जॉर्बेंट हो जाएगी फिर हमारे पास। तो एड्जॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो किसी सरफेस पे आके अटैच हो रहा है, और जिस सरफेस पे वो अटैच हो रहा है उस सब्सटेंस को हम लोग एड्जॉर्बेंट कहते हैं बेसिकली। जिस तरह एक्टिवेटेड चारकोल है या बोन चारकोल है या सिलिका जेल वगैरह है, ये सारे के सारे एड्जॉर्बेंट्स हैं। और ये वाले सारे के सारे एड्जॉर्बेंट्स हैं जो कि अटैच होंगे सरफेस पे। जिसके सरफेस पे अटैच होंगे उसको हम लोग एड्जॉर्बेंट कहेंगे। अगर आप दीवार पे कोई चीज़ अटैच कर रहे हैं तो दीवार दीवार जो है वो एड्जॉर्बेंट होगा, और जिस चीज़ को आप अटैच कर रहे हैं दीवार पे वो एड्जॉर्बेट होगा बेसिकली। सेकेंड हमारे पास फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन की बेसिकली टू मेजर टाइप्स हैं। एक जो है वो हमारे पास फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। सेकेंड हमारे पास केमिकल या केमिजॉर्प्शन है या केमिकल एड्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है इसमें वो जो सब जो इंटरेक्शंस हैं
टू फेजेस के दरमियान वो वंडरवाल्स इंट्रैक्शंस होते हैं जो कि वीक मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस होते हैं, वीक होते हैं, ये आसानी से इनकी ब्रेक डाउन हो सकती हैं। जबकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है या केमिजॉर्प्शन है, इसमें फेज और सोलर सब्सटेंस के दरमियान या उन दो फेजेस के दरमियान जो है वो केमिकल बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ज़्यादातर जो हाइड्रोजन या कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो डेवलप करवा दिए जाते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, और उन केमिकल बॉन्ड्स की वजह से वो सब्सटेंस उस सरफेस पे टिका हुआ रहता है, और इसको हम लोग केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, इसी वजह से इनको केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जबकि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, सिर्फ वीक वांडरवाल्स फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे पे के साथ अटैच हुए होते हैं, और उसको हम लोग फिर फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फेजिजॉर्प्शन कहते हैं। इस अगर आप देखें, अब यहाँ पर ये कोई भी सरफेस है, फॉर एग्जांपल एड्जॉर्बेंट है, और ये एड्जॉर्बेट है जो सरफेस पे आके अटैच हो रहा है, रेड यहाँ पे शो हुआ। तो फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है कि सब्सटेंस जो है वो सरफेस पे अटैच हो रहा है विदाउट एनी केमिकल बॉन्ड, वो डायरेक्टली सरफेस पे आके अटैच हो रहा है, इसको हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं या फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये है कि कोई बाइंडिंग साइट जो है या कोई जो बॉन्ड है वो डेवलप करवाया जाता है उस एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन या कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डेवलप करवाया जाता है, कोई केमिकल बॉन्ड डेवलप करवाया जाता है, और उसको हम लोग केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन मीन्स डायरेक्टली सब्सटेंस उस सरफेस के साथ अटैच हो, अगर बीच में कोई बॉन्ड आप डेवलप करवाएं, बॉन्ड के ज़रिए से अगर आप अटैच करवाते हैं तो उसको फिर हम लोग केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं या केमिजॉर्प्शन कहते हैं। ये सारे डिफरेंसेस हैं जो कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन के दरमियान है। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसमें वीक वन वाल्स फोर्सेज होते हैं, और इसी तरह से जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें केमिकल बॉन्ड्स डेवलप होते हैं, हाइड्रोजन या कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादातर जो है डेवलप करवाए जाते हैं। क्योंकि इसमें वीक वन वाल्स फोर्सेज होते हैं, इसी वजह से जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स कि जब आप किसी सरफेस पे उनको अटैच करवा देते हैं वो दोबारा वहाँ से डिटैच या डिजॉर्प्शन की हो सकती है, या वो अलग हो सकता है उस सरफेस से। जबकि जो जिस चीज़ को आप बॉन्ड्स के ज़रिए से अटैच करवाएंगे तो वो फिर इरिवर्सिबल है, वो अगर आप वहाँ से अलग करवाएंगे तो उस सूरत में ये होगा कि उसके जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उससे उस कंपाउंड का जो केमिकल नेचर है या जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। और ये फिर इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है ये इरिवर्सिबल इन नेचर है ये, और जबकि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल है, नेचर के अंदर ये रिवर्सिबल है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। और जो गैसेस जो है जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं जिस तरह वेपर्स वगैरह हैं, वो जो है वो ज़्यादातर फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इसी तरह से जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल बॉन्ड्स वगैरह डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वीक वन रिवर्स फोर्सेस डेवलप करवाने से होते हैं, जिसकी वजह से हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इसमें कम है, 5 किलो कैलोरीज पर मोल है। और इसी तरह से जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा है, लार्ज है, और इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड्स डेवलप करवाने होते हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो टेम्परेचर जो है, या अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होगी, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है ये ज़्यादा होगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न अगेन वन रिवर्स फोर्सेज हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वन रिवर्स फोर्सेज होते हैं, उनको अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो वो पहले से वीक हैं, ऊपर से आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा वीक हो जाएंगे वो फोर्सेज, जिसकी वजह से उनकी जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन थी वो कम हो जाएगी, मतलब इंक्रीज होने की बजाय वो कम हो जाएगी। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये डिक्रीज हो रही है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न अगेन वन रिवर्स फोर्सेज हैं, क्योंकि इसमें वीक वन रिवर्स फोर्सेज हैं जो टेम्परेचर के साथ ब्रेक डाउन उनकी होती हैं। जबकि जो केमिकल बॉन्ड से या जो कोवलेंट वगैरह बॉन्ड से उनमें क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर देते हैं वो केमिकल रिएक्शन जो है और ज़्यादा प्रोसीड होता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से केमिकल एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है फिर। और इसी तरह जो प्रेशर है उसमें ये है कि प्रेशर जो है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये है कि जितना आप ज़्यादा प्रेशर देंगे वो सब्सटेंस ज़्यादा उसके साथ अटैच होगा। आप फॉर एग्जांपल जब किसी चीज़ पे प्रेशर, जब दो चीज़ों को जब आप चिपकाते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको ऊपर से प्रेशर देते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा सख्ती के साथ चिपक जाता है, अगर आप प्रेशर नहीं देंगे तो वो ज़्यादा सख्ती के साथ नहीं चिपकता।
इस सेम यही है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये है कि जितना आप ज़्यादा प्रेशर देंगे उसकी जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो इतनी ही ज़्यादा होगी, जबकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है उसका प्रेशर के साथ कोई लेने देने नहीं है। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड्स प्रेशर जो है उसकी वजह से केमिकल बॉन्ड्स ना तो बनते हैं ना उसकी ना वो ब्रेक डाउन होती है उसकी, जिसकी वजह से जो प्रेशर है उसका कोई इफेक्ट नहीं है केमिकल एब्जॉर्प्शन पे। जबकि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें जितने ज़्यादा आप प्रेशर डालेंगे उतनी ही ज़्यादा फिजिकली वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो 7 पॉइंट पर हमारे पास ये है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें मल्टीपल लेयर्स जो है वो जो सब्सटेंस है जो एब्जॉर्बेट है वो मल्टीपल लेयर्स में एब्जॉर्ब हो सकता है, जबकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन इसमें यूनी मॉलिक्यूलर लेयर में एब्जॉर्ब होगा। ये पॉइंट में आगे एक वीडियोग्राफिकल इमेज है उसमें ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट हो सकती है। अफेक्ट मीन्स कि वो कम भी हो सकता है वो ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सॉलिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बेट जो है इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो सकती है। इसी तरह से जो एब्जॉर्बेट का नेचर है मतलब वो पोलर है नॉन पोलर है या उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विफाइबल गैस हैं या किस फॉर्म में है, वो केमिकल एब्जॉर्प्शन शो करते हैं या फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, उस पर भी वो डिपेंड करते हैं। इसी तरह से जो एड्जॉर्बेंट की नेचर है उस पर भी ये डिपेंड करते हैं एड्जॉर्प्शन। और जो सरफेस एरिया है फॉर एग्जांपल अगर सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगी तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया अगर कम है तो एड्जॉर्प्शन कम होगी। और इसी तरह से जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान जो एफिनिटी है या जो इनके दरमियान इंट्रैक्शंस हैं उस पर भी डिपेंड करता है, इन दोनों की कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर और पीएच वगैरह पे भी डिपेंड करता है, इसी तरह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद यहाँ पे मेंशन ना हो और उन पे ये डिपेंड कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन। वन ऑफ द फैक्टर जो है वो सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगी फॉर एग्जांपल आपके हाथ में मोबाइल है, उसका उस मोबाइल का अगर स्क्रीन बड़ा है तो उसके आप किसी पास ज़्यादा एरिया होगी टच करने के लिए, जो टच कैपेसिटी है वो उस मोबाइल की ज़्यादा ज़्यादा होगी। लेकिन अगर किसी मोबाइल का सरफेस एरिया या स्क्रीन अगर छोटा है तो उस पर जो टच का एरिया है वो भी कम होगा। सेम जो है वो एब्जॉर्प्शन है कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, और अगर सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो कम होगी फिर। इसी तरह से जो गैस हैं कुछ गैसेस जो हैं वो इजीली लिक्विफाइबल होते हैं तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, कुछ गैसेस जो हैं वो लिक्विफाइबल जो इजीली लिक्विफाइबल होते हैं वो फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते हैं क्योंकि वो बॉन्ड्स नहीं बताते जल्दी से अपना जो शक्ल है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो फिर अगेन अफेक्ट हो जाती है, वो प्रॉपर नहीं होती फिर उनकी एब्जॉर्प्शन। हमारे पास एक रिवर्सिबल नेचर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें वन रवास फोर्सेस होते हैं, जबकि जो जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स डेवलप होते हैं, आप अगर केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो इससे वो कंपाउंड किसी और शक्ल में चेंज हो जाएगा, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा किसी और फॉर्म में। और दूसरा ये है फिर फोर्थ फैक्टर हमारे पास है कि प्रेशर है। जिस तरह हम लोगों ने डिफरेंसेस में भी पढ़ा था कि जब प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे उससे ये होगा कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगी, और प्रेशर जो है वो कम करने से जो है वो जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि जब आप दो सब्सटेंस को किसी चीज़ में बंद करते हैं आप प्रेशर देते हैं उसके ऊपर, जब आप प्रेशर लूज करते हैं तो वो सब्सटेंसेस फिर से अलग हो जाते हैं वहाँ से, जिसको हम लोग डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो प्रेशर लेकिन इनका केमिकल एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उस पर इफेक्ट है कि प्रेशर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन होगा और प्रेशर डिक्रीज करने से डिसॉर्प्शन होगा। टेम्परेचर आ जाता है इसका भी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें ये है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उससे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होगी, और इसकी रीज़न क्या है क्योंकि उसमें पहले से वीक वंटरवास फोर्सेज हैं। जब आप इसको टेम्परेचर देंगे तो वो फोर्सेज भी जो वीक फोर्सेज है वो भी ब्रेक हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये है कि जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा देंगे उतने ही जो उनकी जो जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन जो वो उतने ही ज़्यादा कैटलाइज होगा, उतने ही ज़्यादा प्रोसीड होगा, जिसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी।
और फिर जो एब्जॉर्प्शन लेयर की थिकनेस है उस पर भी अफेक्ट करते हैं कि वो मल्टीपल, उसी बेसिस पे वो मल्टीपल लेयर या जो सिंगल लेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ओवरऑल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है, इसको अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना चाहें तो इसको अगर हम देखें, इसमें यह है कि अगर हम लोग किसी भी एब्जॉर्बेंट या कोई भी सोल्यूशन अगर हम लोग जो हम लोग जिसको हम लोग एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, वो एब्जॉर्बेंट अगर हम लोग किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे उसका नॉन कंसनट्रेशन ले, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि ये 10 मिलीग्राम या 10 ग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वो सोल्यूशन लेंगे जिसके अंदर एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस है जो हम लोग एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, और उसके साथ हम लोग जो उसको हम लोग मिक्स करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग मिक्स करेंगे, और उसकी जो सुपरनेटेंट है उसको फिर हम लोग जो ऊपर वाली जो फ्लूइड होगी या जो लेयर होगा उसको फिर हम लोग टेस्ट करेंगे, या इसके के अंदर जो एड्जॉर्बेंट उसकी कंसनट्रेशन पर हम लोग चेक करेंगे कि कितनी रहती है, क्योंकि बाकी जो सब्सटेंस है वो अंदर सॉल्यूशंस के अंदर या जो अंदर जो एड्जॉर्बेट होगा उसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो चुका होगा। और ये हम लोग उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक कि ये जो कंसनट्रेशन है वो एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन हमें अचीव ना हो, उस वक्त तक हम ये बार बार उसकी कंसंट्रेशन चेक करते रहते हैं सुपरनेटेंट के अंदर। ये ओवरऑल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम लोग डिफरेंट जो एब्जॉर्प्शन आइसोटोन्स हैं वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो जो कि जो कि हम लोग जिसके थ्रू हम लोग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं। उन ग्राफ्स को हम लोग एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स कहते हैं। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स वो ग्राफ्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि जब जिस तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये होता है कि दो, फॉर एग्जांपल या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस वक्त तक प्रोडक्ट बनता रहता है जब तक कि उनके दरमियान कोई इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश ना हो। यहाँ पर भी सेम इसी तरह होगा कि दो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट है, ये दोनों आपस में उस वक्त तक एड्जॉर्ब होते रहेंगे जब तक कि उनके अंदर कोई इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो एड्जॉर्प्शन और इन दोनों के दरमियान। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर जो सब्सटेंस है वो फिर जो पीक है वो फिर और ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, एब्जॉर्प्शन वहीं पे फिर स्टॉप हो जाएगी, एक नॉर्मल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। अब इस ग्राफ में अगर हम देखें, एक जो एक्स एक्सिस है, इस साइड पे हमारे पास जो रेशियो है बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, एम फॉर एड्जॉर्बेंट जो सरफेस है जिस पे वो एड्जॉर्ब हो रहा है वो एम है जो उस सरफेस है, और जो एक्स है ये बेसिकली अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट है कि जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहा है उसकी कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हुई है। इन दोनों की जो रेशियो है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर लें और इसी वाई एक्सिस पे अगर लें और एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग प्रेशर लें, अब यहाँ पर क्या है कि इस ग्राफ में अगर आप देखें यहाँ पर जो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ इस तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरफ ये मतलब इस तरफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। प्रेशर इंक्रीज करने के साथ जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने के साथ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के बाद अगर आप देखें जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब होना तो ये चाहिए था कि इस पॉइंट के बाद भी जो एड्जॉर्प्शन है वो इस तरफ ये पीक जारी होनी चाहिए थे, लेकिन इस तरह नहीं है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है क्योंकि इसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने पहले आपको एग्जांपल लोग फैक्टर्स में पढ़ रहे थे कि जितने सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। अब जब कुछ सरफेस आप लेते हैं उस सरफेस में आप चीज़ें एब्जॉर्ब करवाते हैं, लेकिन जब वो सरफेस सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी तो उस पर और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होगी एब्जॉर्ब होने की, और उस पॉइंट को हम लोग सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और उस तो अब इस यहाँ पर भी सेम इसी तरह से है कि जब हम लोग किसी एब्जॉर्प्शन पे जब हम लोग एब्जॉर्ब करवाने के लिए प्रेशर डालते हैं तो एक लिमिट होती है कि वो एब्जॉर्ब होती है उस प्रेशर के साथ, लेकिन फिर एक पॉइंट आ जाता है कि आप प्रेशर इंक्रीज करने के साथ भी जो है आप उसकी एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं। उस पॉइंट को हम लोग सेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं कि यहाँ पे या सेचुरेशन प्रेशर कहते हैं कि इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट से आगे आप जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे जो एब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि वो नॉर्मल कांस्टेंट बरकरार रहेगी एब्जॉर्प्शन। और इस प्रोसेस को हम लोग ये इक्विलिब्रियम स्टेज हैं बेसिकली। तो ये डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं जो कि आइसोटोन जो ये डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं
जो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एड्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन जो पैरामीटर्स है ये हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं। जिस तरह यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट बता रहे हैं कि प्रेशर जो है वो एक टाइम तक प्रेशर इंक्रीज़ होने के साथ जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि ये सेचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता है, उससे ज़्यादा आप जितने मर्ज़ी प्रेशर इंक्रीज़ करें एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सारा का सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया, उसके बाद आप जितने प्रेशर देंगे तो और नया सरफेस तो बनेगा नहीं प्रेशर के साथ, इसकी वजह से वो फिर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगी प्रेशर इंक्रीज होने के साथ इस पॉइंट के बाद फिर अगेन वही प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन हुआ है, ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो सेचुरेशन प्रेशर जो है वो रीच हो जाता है, इससे ज़्यादा फिर अगर आप प्रेशर देते हैं तो उससे एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होती उसके बाद फिर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आइसोथर्म्स या ग्राफ्स हैं जो कि जिसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ्रिडलिच अगर हम लोग आइसोथर्म की बात करें तो ये वो आइसोथर्म या वो ग्राफ हैं जो डिफरेंट एडजॉर्प्शन साइट्स के बारे में हम बताते हैं कि नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट्स या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन साइट्स जो हमें बताते हैं कि कितनी एडजॉर्प्शन साइट्स जो हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज हुए हैं या कम यूटिलाइज हुए हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर इंक्रीज होने के साथ कितनी कितनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन साइट्स ज़्यादा हुई है या कितनी कम हुई है। इसी तरह से लैंगमुर आइसोटोन है जो कि सिंगल लेयर या वन लेयर में अगर कोई सब्सटेंस एड्जॉर्ब होती है, जिस तरह केमिकल एड्जॉर्प्शन में होता है कि वो सिंगल लेयर में एड्जॉर्ब होते हैं, तो उनका जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है ये हमें इस आइसोटोन से पता चल जाता है। और इसी तरह से जो जो बेट आइसोटोन है, ब्रेनियर एमिट एंड टेलर, ये तीन साइंटिस्ट थे बेसिकली अलग अलग जिन्होंने ये आइसोटोन डिज़ाइन किया था। इसी उसी इन तीनों के नाम पे ये आइसोटोन है बेट आइसोटोन। जो बेट आइसोटोन है ये उन एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए हैं जिसमें एक से ज़्यादा लेयर में अगर वो एड्जॉर्ब हो जाए तो उसको फिर हम लोग इसके लिए फिर हम लोग ये आइसोटोन यूज़ करते हैं। ये जो वन लेयर और मल्टीपल लेयर है ये आगे वीडियोग्राफिकल इमेज में ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ आ जाएगा फिर। सबसे पहले हम आते हैं फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोटोन। इसमें बेसिकली ये है कि ये एक साइंटिस्ट था फ्रिडलिच जो कि 1909 में उसने ये एक आइसोथर्मल वेरिएशन या आइसोथर्मल ग्राफ जो था वो एक्सप्रेस किया था, जिसमें इक्वेशन इसका ये है कि एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी वन बाई एन रेज़ टू द पावर। इसमें यह है कि पी जो है वो प्रेशर है जितना हम लोग ने अब यहाँ पर अगर आप देखिए जो साइट ऑफ एक्स जो है वो अगेन एड्जॉर्बेंट है और जो एम है वो सॉरी एड्जॉर्बेट और एम जो है वो एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट है, कितना एरिया जो है पे जो है वो एड्जॉर्ब हुआ है या एड्जॉर्प्शन साइड्स हैं, इन दोनों की जो रेशियो है इट मीन्स एक्स बाई एम मीन्स एड्जॉर्प्शन। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें जो एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, मतलब ये है कि जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे जो एड्जॉर्प्शन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और के और एन जो है ये किसी भी सब्सटेंस या गैस के कांस्टेंट से जो हमें डिफरेंट उनके जो टेबल्स वगैरह हैं वहाँ से फिर हमें मिल जाते हैं ये। तो अगर हमें प्रेशर बताओ कि हम लोगों ने इतने प्रेशर अप्लाई किए हैं, उससे हम लोग एक्स बाई एम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कितनी होगी अगर। और ये है डायरेक्ट रिलेशन कि प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उससे ये होगा कि जो एक्स बाई एम की वैल्यू है या एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी, वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगेन ये जो इक्वेशन है ये हम लोग ज़्यादातर जो लो प्रेशर पे सब्सटेंसेज हैं उनके लिए ज़्यादातर हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। और ये जो ग्राफ है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ये ज़्यादा बेहतर जो है ये फ्रेडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, जिसमें ये कि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगेन एक सेचुरेशन पॉइंट है इसके अंदर कि उसके बाद जो एड्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट वही बरकरार रहते हैं फिर, जिसको सेचुरेशन प्रेशर हम लोग कहते हैं फिर हमारे पास लिंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है जो कि बेसिकली एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करवाता है डिफरेंट जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं एड्जॉर्ब जो एड्जॉर्ब और अनएड्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं उनके दरमियान हमें एक वैल्यू या एक रेशो बताता है कि कितने सब्सटेंसेस जो हैं वो एड्जॉर्ब हैं, कितने सब्सटेंसेस जो हैं वो अनएड्जॉर्ब हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन के अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ये कोई सबस्ट्रेट या फॉर एग्जांपल एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट है और इन दोनों से जब एड्जॉर्प्शन होगी तो ए बी प्रोडक्ट बनेगा फिर। तो इससे फिर हम इस इक्वेशंस के थ्रू या इन ग्राफ्स के थ्रू हम लोग फिर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने सब्सटेंसेस जो हैं वो अनएड्जॉर्ब्ड है। और ज़्यादातर ये जो इक्वेशन है ये सिंगल लेयर सब्सटेंसेस या केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादातर हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं।
इसमें अगर हम देखें इसमें जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स हैं या नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं, जो कि अगेन यहाँ पर वन ही है, इसको जो कि थीटा हम लोग इसको नोट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग जो नंबर ऑफ साइट्स किसी भी सरफेस पे जो कवर्ड है वो हम लोग आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। और ये सिंगल लेयर सब्सटेंसेस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें अगेन प्रेशर और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट एक से भी सब्सटेंस या गैस का, जबकि प्रेशर अगर हमें पता हो तो उससे हम लोग नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड हम लोग आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो इक्वेशन है ये उन सब्सटेंसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो केमिकल एब्जॉर्प्शन शो करते हैं या जो सिंगल लेयर में एब्जॉर्ब होते हैं। जो बेट एब्जॉर्प्शन आइसोटोन है, ये बेसिकली मल्टीपल लेयर एब्जॉर्प्शन, जो वो सब्सटेंसेस जो मल्टीपल लेयर में एब्जॉर्ब होते हैं, जिस तरह फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, उसके लिए हम लोग या उसको एक्सप्लेनेशन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बेट एब्जॉर्प्शन आइसोटोन यूज़ करते हैं, जिसमें बी फॉर ब्रोन्यूर, ई फॉर इमेट एंड टी फॉर टेलर, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था। जो प्रीवियस एब्जॉर्प्शन आइसोटोन था लैंगमेर, वो सिंगल या मोनो लेयर के लिए था, जबकि जो बेटा सिस्टम है ये मल्टीपल लेयर्स के लिए है। इसमें अगर हम देखें जो मल्टीपल लेयर्स हैं, ये यहाँ से ज़्यादा समझ सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें कोई सब्सटेंस सिंगल लेयर में एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके ऊपर और लेयर्स बनते जा रहे हैं और जो ग्राफ है वो इंक्रीज होने की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें सिंगल लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, और इसी तरह से फर्दर लेयर्स में वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, और जितने ज़्यादा लेयर्स बनेंगे उनकी जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी, और ये प्रेशर के साथ इंक्रीज होगी, मतलब जितना आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उतने ही ज़्यादा लेयर्स बनेंगे यहाँ पे। इस तो जो ये मल्टीपल लेयर्स हैं, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये लेयर्स बनते हैं, जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें सिर्फ एक ही लेयर बनता है। और जो बेट एब्जॉर्प्शन होता है ये हमें इन मल्टीपल लेयर्स के बारे में बताता है। इस तरह ये ग्राफ है, यहाँ पर अगर आप देखें कि मल्टीपल लेयर्स जो है वो जब लेयर इंक्रीज होती है, जब एक लेयर बनती है तो ग्राफ इंक्रीज होता है, जब दूसरा लेयर बनता है फिर ग्राफ इंक्रीज होता है, जब तीसरी लेयर बनती है फिर ग्राफ इंक्रीज होता है, जब चौथी लेयर बनेगी फिर ग्राफ इंक्रीज होगी। तो ये कॉन्स्टेंटली ये ग्राफ इंक्रीज होता रहता है। इसी तरह जो ग्राफ है इससे फिर ज़्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है, अब पिछली प्रीवियस आइसोटोन में क्या था कि कोई सब्सटेंस जब यहाँ पर आते थे तो वो कांस्टेंट लेवल बरकरार हो जाता था, क्योंकि उसमें एक ही लेयर था। जब वो लेयर सारा का सारा पूरा हो जाएगा, जब वो साइड्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, दूसरा लेयर तो उसमें बनना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हैं, यहाँ पर जब एक लेयर यहाँ पर पूरी हो जाएगी, उससे उसके बाद फिर दूसरी लेयर बनेगी, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। इसी तरह से ये एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नंबर ऑफ लेयर सारे के सारे पूरे ना हो जाए। और इसमें सारे सब्सटेंस अगर आप देखें वो लेयर्स में जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एब्जॉर्प्शन ग्राफ है वो इंक्रीज हो रही है, आखिर तक ये जो है एब्जॉर्प्शन ग्राफ इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेट एब्जॉर्प्शन जो है हम लोग मल्टीपल लेयर, वो सब्सटेंसेस जो मल्टीपल लेयर में एब्जॉर्ब होते हैं उनके लिए हम लोग ये यूटिलाइज करते हैं, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ये कुछ एड्जॉर्बेंट्स के एग्जांपल्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सिलिका जेल हैं, कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन है, ग्रेफाइट है, इसी तरह पॉलीमर्स हैं या रेजिन्स वगैरह हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एड्जॉर्बेंट्स के जो कि यूज़ होते हैं बेसिकली फार्मेसी में या केमिकल केमिस्ट्री वगैरह में। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के हम लोग एप्लीकेशंस देखें तो ये तो इसके एक तो सेपरेशन और प्योरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। इसी तरह से ड्राइंग ऑफ गैसेज में यूज़ होते हैं, जो गैसेज और लिक्विड से उन दोनों को ड्राई करने से उन दोनों से कोई लिक्विड सब्सटेंस जो है वो, या कोई भी लिक्विड या गैस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करवाएंगे, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो ड्राई हो जाएगी। जिस तरह जो ऑगमेंटिन टैबलेट्स है उसके अंदर एक सिलिका जेल जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, सही है। और वो बीड्स जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और टैबलेट्स जो हैं वो ड्राई रहेंगे फिर। इसी तरह से रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और डिफरेंट जो केमिकल जिनकी रिकवरी के लिए भी हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं कि या मतलब कोई मिक्सचर होगा तो इस एक केमिकल को आप इस एड्जॉर्बेंट के ऊपर आप एड्जॉर्ब करवाएंगे, बाद में उसको फिर हम लोग सरफेस से रिलीज़ करवा देंगे अगर वो फिजिकली एड्जॉर्ब होती है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम लोग एड्जॉर्प्शन टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स वगैरह के लिए, ड्राइंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं,
रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ केमिकल्स या सॉल्वेंट्स के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट यूटिलाइजेशन टेक्निक्स या यूटिलाइजेशन है जहाँ पर हम लोग एब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं।